हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टील डिज़ाइन में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या? टेंशन मेंबर। ठीक है, तो आज हम लोग इस लेक्चर में कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। तो आज हम लोग कवर करेंगे शियर लैग इफेक्ट, देन लग एंगल, देन आपका लॉन्ग जॉइंट क्या होता है ये देखेंगे, देन आपका डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर क्या होता है ये इसका डिज़ाइन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक हमारा। तो सबसे पहले देखते हैं टेंशन मेंबर। अब हम लोग टेंशन मेंबर पढ़ने जा रहे हैं। तो व्हाट इज टेंशन मेंबर क्या होता है? तो अ मेंबर विच इज डिफाइंड फॉर कैरिंग टेंशन इज कॉल्ड टेंशन मेंबर। इट मीन्स ऐसे मेंबर जिसका यूज स्ट्रक्चर में टेंशन को लेने के लिए किया जाता है वो आपका टेंशन मेंबर कहलाता है। जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया, इसमें केबल हो गया, टाई मेंबर ऑफ ट्रस जो आपका रूफ ट्रस होता है उसका टाई मेंबर टेंशन लेता है आपका। ये आपका क्या है, मान लीजिए ये रूफ ट्रस है, तो इसका जो नीचे का आपका टाई मेंबर होता है ये वाला, ठीक है, किसकी बात कर रही हूँ, इस मेंबर की, ये वाला आपका क्या लेता है, टेंशन लेता है। ठीक, और इसके एग्जांपल वायर हो गया, आपका बार हो गया, रॉड हो गया, प्लेट एंड फ्लैट टाई बार भी क्या करता है, आपका टेंशन लेता है। ठीक है, काफ़ी सारे इसके एग्जांपल हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट है आपका, इन केस ऑफ टेंशन मेंबर और टाई मेंबर, टेंशन मेंबर या टाई मेंबर की जब हम लोग बात करेंगे तो नेट क्रॉस सेक्शन एरिया यूज, तो हम लोग इसमें किस एरिया की बात करते हैं, नेट क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करते हैं, ग्रॉस एरिया की बात नहीं करते। तो इम्पॉर्टेंट है कि टेंशन मेंबर में हम लोग कौन सा एरिया पार्टिसिपेट करता है हमारा, तो नेट क्रॉस सेक्शन एरिया पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो फॉर डिफरेंट स्ट्रक्चर मेंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, यहाँ से बार बार आपको रिपीटेडली कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। एक टेबल सेम ये आपका टेंशन मेंबर का होता है, एक आपका कंप्रेशन मेंबर का होता है। ठीक है, तो आगे जब हम लोग कंप्रेशन मेंबर वाला यूनिट करेंगे तो उसको देखेंगे, अभी हम लोग देखते हैं टेंशन मेंबर वाले को। ठीक, तो ये आपका मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू है। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला क्या बोलता है, पहला कॉलम, a tension member in which a reversal of direct stress due to loads other than wind load and seismic load, इट मीन्स ये सिज्मिक लोड और विंड लोड को छोड़ के अदर देन क्या लोड आएगा, तो इसमें तो डेड लोड और लाइव लोड, तो इसको मैं और क्या लिख सकती हूँ, ये वाले फर्स्ट पॉइंट को डेड लोड प्लस लाइव लोड भी लिख सकती हूँ, जिसमें मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो बोले तो अगर इसको लैम्डा से शो करेंगे तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 180। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट, तो ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है आपको, ये कोड का लैंग्वेज है, इसको आप अच्छे से समझिए, नहीं तो एग्जाम में कन्फ्यूजन होगा कि क्या है इसमें, डायरेक्ट स्ट्रेस ड्यू टू लोड्स अदर देन विंड लोड एंड सेस्मिक लोड। तो अदर देन विंड लोड एंड सेस्मिक लोड बोला, इट मीन्स क्या होगा यहाँ पे, डेड लोड प्लस लाइव लोड की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अ मेंबर नॉर्मली एक्टिंग एज अ टाई इन अ रूफ ट्रस और अ bracing system but subjected to possible reversal stress resulting from the action of wind and earthquake force। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, विंड एंड अर्थक्वेक फोर्स, तो उसके लिए कितना होगा वैल्यू हमारा 350 होगा। ठीक है, एंड लास्ट हमारा क्या है, टेंशन मेंबर अदर देन द प्रिटेंशन मेंबर, मतलब अगर प्योर टेंशन मेंबर की बात करूँ, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, तो प्योर टेंशन। अगर आपका प्योर टेंशन है तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 400 हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू कितना होगा यहाँ पे आपका 400 वैल्यू होगा। ठीक, तो ये हो गया आपका टेबल। ठीक है, तो ये टेबल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको सिंपल से उसमें याद कर लीजिए। सिंपल आप याद रखेंगे तो ज़्यादा आपको ईजिली याद रहेगा। जैसे फर्स्ट हमारा क्या है, डेड लोड प्लस लाइव लोड के लिए कितना हो जाएगा आपका 180 वैल्यू। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, विंड लोड प्लस अर्थक्वेक लोड, तो ये क्या हो जाएगा आपका 350 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट आपका क्या हो जाएगा, प्योर टेंशन, और प्योर टेंशन में कितना हो जाएगा हमारा वैल्यू, प्योर टेंशन की बात करूँ तो 400 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 180, 350 और ये 400, ये तीन ही चीज़ यहाँ पे आपको कोडल लैंग्वेज में है। आप जब भी याद करेंगे इसको ऐसे सिंपल फॉर्म में याद रखिए ताकि आपको लॉन्ग टर्म क्या हो, रिटेन हो। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसी में शियर लेग इफेक्ट। व्हाट इज शियर लेग इफेक्ट, क्या होता है। ठीक है, तो द नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग ऑफ मेंबर ड्यू टू टेंशन इज कॉल्ड शियर लेग इफेक्ट। तो शियर लेग इफेक्ट किसके कारण आता है, नॉन यूनिफॉर्म मेंबर की स्ट्रेनिंग ऑफ मेंबर के कारण। ठीक है, मैं आपको इसको बताती हूँ, ये क्या है, मान लीजिए एक हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे, एंगल सेक्शन लेते हैं। ठीक है, ये मेरा क्या है, एंगल सेक्शन है, ये मेरा किससे कनेक्टेड है, मान लीजिए गजट प्लेट से कनेक्ट है।
ये नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रही हूँ। ये जो कनेक्टेड लेंथ है मेरा, जो गजेट प्लेट से कनेक्टेड है, और इसको क्या बोलेंगे, अनकनेक्टेड लेंथ बोलेंगे, ठीक है। तो एक कनेक्टेड लेंथ का लेंथ ज़्यादा है देन इस अनकनेक्टेड लेंथ का क्या है, लेंथ कम है। तो जब भी हम लोग इसको अटैच करेंगे प्लेट में या जहाँ पे हमको यूज़ करना है स्ट्रक्चर में, तो ये जो नॉन यूनिफॉर्म मेंबर है, मतलब ये इसका लेंथ अलग है, इसका लेंथ अलग है। अगर ये यूनिफॉर्म हुआ तब तो ठीक है, बट ये नॉन यूनिफॉर्म के कारण जो इसमें स्ट्रेनिंग आती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सियर लेग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और सियर लेग इफेक्ट में आपका क्या होता है कि सियर लेग रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ टेंशन मेंबर कंपोनेंट एंड दैट आर द नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली। आप क्या करोगे, इसमें डायरेक्टली उसको कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, सियर लेग इफेक्ट को। और इसमें देखेंगे कि सियर लेग क्या करता है, आपका टेंशन मेंबर को क्या कर देता है, उसके इफेक्टिवनेस को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, ताकि हम इसीलिए इसको क्या करने के लिए डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते आप एंगल को, ठीक है, क्योंकि उसमें सियर लेग इफेक्ट आएगा। तो इसी के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इसमें लग एंगल का यूज़ करते हैं सियर लेग इफेक्ट को कम करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा सियर लेग इफेक्ट की जो आपका मेंबर है उसके नॉन यूनिफॉर्मिटी के कारण आता है आपका सियर लेग इफेक्ट, ठीक है। मेंबर के किसके कारण आता है, आपका नॉन यूनिफॉर्मिटी के कारण। ये आपका ये इसके कारण, ये वाला मेंबर आपका अलग लेंथ है इसका इससे, तो इसके कारण आपका क्या आता है, सियर लेग इफेक्ट, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। अब आगे हो जाएगा लग एंगल। व्हाट इज लग एंगल। अब हम लोग किसको समझेंगे, लग एंगल को समझेंगे। तो लग एंगल क्या होता है, तो एक आपका क्या होता है, इट इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ एंगल यूज टू, ठीक है, एक आपका स्मॉल पीस होता है, शॉर्ट लाइन का आपका एंगल होता है, वो स्मॉल पीस होगा या उसका लेंथ शॉर्ट होगा। एंड एंगल सेक्शन यूज टू ज्वाइंट टू कनेक्ट द आउटस्टैंडिंग लेग ऑफ मेंबर बाय रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ ज्वाइंट। तो जो आपका आउटस्टैंडिंग मेंबर, एक मैंने अभी डायग्राम में कनेक्टेड लेग बताया था, एक आउटस्टैंडिंग लेग बताया था, तो आउटस्टैंडिंग मेंबर के साथ कनेक्ट होगा और क्या करता है, ये रेड्यूस द सियर लेग इफेक्ट जो मैंने बताया अभी, उसको क्या करता है, मेरा लग एंगल रेड्यूस करता है, ठीक है। तो लग एंगल को मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए क्या है, मेरे पास यहाँ पे एक गजेट प्लेट है, ठीक है, ये हमारा एक गजेट प्लेट है, इसमें एक क्या हमने कनेक्ट किया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हम लोग एंगल सेक्शन, ठीक है। अब इसमें हम लोग को क्या लगाना है, लग एंगल। तो यहाँ पे क्या अपना छोटा सा हम लोग एक स्मॉल पीसेस ऑफ एंगल का यहाँ पे लगा देंगे, ये आपका क्या कहलाएगा, लग एंगल, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लग एंगल। ये आपका क्या है, लग एंगल है, ठीक है। और ये आपका कनेक्टेड लेग हो गया, ये आपका अनकनेक्टेड लेग हो गया, और ये जो आपका प्लेट है ये आपका कौन सा प्लेट है, तो ये आपका गजेट प्लेट है, ठीक है। ये वाला प्लेट आपका गजेट प्लेट कहलाएगा, ठीक। तो मेनली क्या करता है आपका लग एंगल, रेड्यूस द लेंथ ऑफ द कनेक्शन, कनेक्शन के लेंथ को रेड्यूस करता है, और जो सियर लेग इफेक्ट आ रहा था इसके नॉन यूनिफॉर्मिटी के कारण उसको भी क्या करता है, कम कर देता है, ठीक है। तो लग एंगल के बारे में और हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि लेंथ ऑफ जॉइंट के रेड्यूस होने के कारण इसमें क्या होता है, आपका लेंथ ऑफ जॉइंट कम हो गया, तो इससे मटेरियल का तो सेविंग हो जाएगा, जबकि लेकिन जब हम लोग लग एंगल के रूप में इसको यूज़ करेंगे तो एक्स्ट्रा मटेरियल आपको यहाँ पे लग एंगल एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है, तो एक्स्ट्रा मटेरियल लगाना पड़ रहा है। तो लग एंगल के यूज़ करने से आपका जो कुछ निश्चित क्या वहाँ पे इसेंट्रिसिटी डेवलप हो जाता है, ठीक है। मेंबर में आपका इसेंट्रिसिटी डेवलप होने के कारण लोड बहुत इफेक्टिवली क्या होता है, रजिस्ट नहीं कर पाता है लग एंगल लगाने के कारण। इसलिए जितना पॉसिबल हो सके हमको लग एंगल को यूज़ करने से क्या होना चाहिए, बचना चाहिए, ठीक है। ऐसा मेंबर डिज़ाइन करना चाहिए कि आपको लग एंगल यूज़ ना करना पड़े। यदि फिर भी किसी कारणवश आपको लग एंगल यूज़ करना पड़े तो उस केस में आप क्या करोगे, इसे जॉइंट के स्टार्टिंग पॉइंट में ही लगा देंगे, ताकि रिवेट पर जो लोड है, इस यहाँ पे हम लोग इसको रिवेट से कनेक्ट करेंगे, ताकि तो इस रिवेट पे जो लोड आए वो क्या हो, आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है। इस रिवेट पे जो भी लोड आएगा वो आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इसलिए इसको आप क्या करोगे, स्टार्टिंग में ही लगा दोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका लग एंगल क्या होता है, मैंने बता दिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम मैंने बताया, यहाँ पे लग एंगल आपका
ये आपका गजट प्लेट जो मैं अभी बना के बताई आपको, ये आपका एंगल सेक्शन, और ये वाले एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, लग एंगल बोलेंगे। इसको हम लोग रिवेट से क्या किया, कनेक्ट कर दिया। और वहीं इसका ये साइड व्यू देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका मेन प्लेट हो गया ये वाला, और ये आपका लग एंगल हो गया, ठीक है। और इसको क्या किया, यहाँ से रिवेट से कनेक्ट कर दिए। और ये जो आपका शो हो रहा है ये आपका क्या है, ये गजट प्लेट है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, गजट प्लेट बोलेंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका लग एंगल, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं इसमें, अब हम लोग देखेंगे डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर। तो डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर की बात करूं तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट एरिया फॉर प्लेट चैन रिवेटिंग, ठीक है। सिंपल अभी मैं किसकी बात कर रही हूँ, चैन रिवेटिंग की। तो इसमें नेट एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखेंगे। तो नेट एरिया इज इक्वल टू, इसमें हो जाएगा आपका एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें आपका विड्थ इनटू थिकनेस। तो हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, नेट एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो नेट विड्थ इनटू थिकनेस ऑफ प्लेट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या नेट विड्थ आपका क्या है, बी माइनस एन डी इंटू टी क्या है आपका थिकनेस ऑफ प्लेट है, और बी क्या है आपका विड्थ ऑफ प्लेट है, ठीक है। तो ये कैसे आया है इसको मैं समझाती हूँ आपको। तो मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक प्लेट है, ठीक है। मेरे पास क्या है, एक प्लेट है, इसमें मैंने क्या किया, टेंशन फोर्स अप्लाई किया, ठीक। और यहाँ पे मेरा क्या है, मान लीजिए ये रिवेट लगा है, 1 2 3, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे 3। इसमें हम लोग निकालते हैं नेट एरिया। तो नेट एरिया के लिए आपका विड्थ इनटू थिकनेस, तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें बी माइनस बी, तो ये आपका विड्थ प्लेट का क्या हो गया, ये विड्थ हो गया आपका बी, माइनस एन इंटू डी। तो डी ये जितना आपका क्या होगा, ये रिवेट का जो आपका डाया होगा वो आपका डी हो गया। एन यहाँ पे क्या है आपका नंबर ऑफ रिवेट इंटू जो इस प्लेट का जो थिकनेस होगा, ये जो प्लेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं इस प्लेट का जो थिकनेस होगा वो आपका क्या कहलाएगा, टी, ठीक है। तो कैसे निकाले हम लोग, ए नेट इज इक्वल टू नेट एरिया इज इक्वल टू बी जो विड्थ था माइनस इस होल को हम लोग माइनस किए, तो जितने नंबर ऑफ रिवेट है इनटू उसका डाया, ये माइनस कर दिए तो हमको नेट विड्थ मिल गया, इनटू थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमको क्या मिल गया, यहाँ पे ए नेट मिल गया। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, आपका ऐसे चैन रिवेटिंग है, ठीक है, जिग जैग नहीं है। तो चैन रिवेटिंग के में हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं नेट एरिया ऑफ प्लेट फॉर किसके लिए, स्टैगर्ड रिवेटिंग। अब मैं किसकी बात कर रही हूँ, स्टैगर्ड रिवेटिंग की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें ए नेट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इसमें करेक्शन हम लोग ऐड करते हैं। जो करेक्शन हमारा होता है पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4g, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, बी माइनस एन डी प्लस यहाँ पे मैं ऐड करूँगी पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4g इंटू टी इसका थिकनेस, ठीक है। जहाँ पे आपका पी टेंस टू क्या है, पिच है, और जी आपका क्या है, गेज है, ठीक है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं ये बताती हूँ आपको कि इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सपोज मैंने क्या लिया, यहाँ पे एक प्लेट लिया, ठीक है। ये मेरा क्या है, एक प्लेट है। यहाँ पे हम लोग टेंशन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। एक रिवेट मान लीजिए यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और यहाँ पे है, ठीक है। आपका इस टाइप से है। तो ये जो मैं यहाँ से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूँगी तो ये मेरा जिग जैग वाली लाइन हो जाएगी। ये जिग जैग लाइन ये ऐसे जाके ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये जो ये वाला इंक्लाइंड डिस्टेंस आ रहा है इसके वजह से हमको क्या करना है, करेक्शन अप्लाई करना पड़ रहा है। तो जितने बार इंक्लाइंड डिस्टेंस आएगा उतने बार वो वैल्यू क्या होगी आपकी ऐड होते जाएगी। और इस रिवेट से इस रिवेट का तो ये फोर्स है, और फोर्स के पैरेलल तो ये आपका पिच हो जाएगा, और इन दोनों के बीच का, दो रिवेट के बीच का, इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस गेज हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा ऐड हुआ है इसमें, क्या बी था आपका माइनस क्या था एन डी, प्लस हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे पिच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4g। जितने बार आपकी ये लाइन इंक्लाइंड आएगी उतना बार ये वैल्यू आपका क्या होते जाएगा, ऐड होते जाएगा, और p की वैल्यू और g की वैल्यू को हम लोग वहाँ पे पुट करते जाएंगे, ठीक है। इनटू क्या हो जाएगा आपका इस प्लेट का थिकनेस। तो ये मेरा किसका फॉर्मूला हो गया, स्टैगर्ड रिवेटिंग का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ए नेट निकालने का। क्लियर। जहाँ पे जो मेरा एन है वो आपका क्या है, नंबर ऑफ रिवेट्स अलोंग क्रिटिकल लाइन। जैसे मैं यहाँ इसको क्रिटिकल लाइन मार रही हूँ यहाँ से यहाँ तक का, तो इसमें मेरे 3 रिवेट थे, 1 2 3, 3 रिवेट थे, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा, ठीक। जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा, अभी बस आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
ये स्टैगर्ड रिवेटिंग का हम लोग निकाल लिए कि नेट एरिया कैलकुलेटेड फॉर एंगल सेक्शन। अब डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है हमारे पास और हम लोग क्या करेंगे, नेट एरिया कैलकुलेट करते जाएंगे एंगल सेक्शन का, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट केस हमारा क्या है, इफ सिंगल एंगल इज कनेक्टेड टू गजट प्लेट। आपका सिंगल एंगल क्या है, गजट प्लेट से कनेक्टेड है। कैसे, मान लीजिए मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक छोटा सा क्या है, गजट प्लेट है, ठीक है। ये क्या है, एक गजट प्लेट है, इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे एंगल कनेक्ट किया, ठीक। ये गजट प्लेट पे मैंने एंगल कनेक्ट किया, फिर यहाँ पे क्या कर दी, रिवेटिंग कर दी। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, गजट प्लेट, ये मेरा कनेक्टेड लेग, ये मेरा अनकनेक्टेड लेग, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें देखेंगे कि ए नेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ए नेट इज इक्वल टू, इसमें हो जाता है का A1 प्लस के इंटू क्या हो जाएगा, A2। अभी यहाँ पे एक लेग का यूज कर रहे हैं, एक एंगल सेक्शन का, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, 2 का 1 ही है, ठीक है। अब इस जो के फैक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस के फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, तो के इक्वल टू इसमें आपका क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स A1 डिवाइडेड बाय 3A1 प्लस क्या हो जाएगा आपका A2 हो जाएगा। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये हो जाएगा मेरा के का वैल्यू। और यही डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के लिए क्या होती है, के की वैल्यू चेंज होते जाती है और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नेट एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो A1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो A1 मेरा क्या है, यहाँ पे कनेक्टेड का एरिया है और A2 क्या है, अनकनेक्टेड लेग का एरिया है, ठीक है। तो अगर मैं बताऊँ आपको A1 कैसे फाइंड करेंगे, तो A1 इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे AC जो मेरा कनेक्टेड का एरिया होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग एंगल सेक्शन यूज़ कर रहे हैं तो इसका विड्थ इनको इसका थिकनेस माइनस क्या करेंगे, यहाँ पे DT यूज़ कर देंगे, करेंगे क्योंकि नेट एरिया कैलकुलेट करी हूँ। तो ये DT क्या है, यहाँ पे जो रिविट लग रहा है उसका डाया और प्लेट का थिकनेस, ये क्या हो जाएगा, DT को मैं क्या करूँगी, इससे माइनस कर दूंगी। तो ये मेरा क्या मिल जाएगा आपका, ये वाले एंगल कनेक्टेड लेग का एरिया मिल गया। वहीं अनकनेक्टेड लेग के एरिया की बात करूँ तो सिंपल इसमें A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका विड्थ इनटू थिकनेस। ये अनकनेक्टेड लेग का विड्थ इनटू थिकनेस मेरा क्या हो जाएगा, A2। तो A1 और A2 ऐसे कैलकुलेट करेंगे, फिर यहाँ से के वैल्यू कैलकुलेट करके इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ए नेट मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारा। तो सेकेंड वन है आपका, इफ सिंगल एंगल इज कनेक्टेड टू गजट प्लेट एंड अनकनेक्टेड एंगल इज कनेक्टेड टू लग एंगल, ठीक है। तो सिंगल एंगल को मैं कनेक्ट कर रही हूँ किससे, एंगल सेक्शन से, गजट प्लेट से, देन आपका जो अनकनेक्टेड लेग है जो आपका बाहर निकला हुआ है उसको कनेक्ट कर रही हूँ मैं किससे, लग एंगल से, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, गजट प्लेट हो गया, ठीक है। ये गजट प्लेट है और ये मेरा क्या है, यहाँ पे एक एंगल सेक्शन है, ठीक। ये गजट प्लेट हो गया और ये एंगल सेक्शन हो गया, ठीक, सिंगल एंगल सेक्शन। और यहाँ पे मैं छोटा सा किससे कनेक्ट कर दी, यहाँ पे लग एंगल से कनेक्ट कर दी। ये मैंने यहाँ रिविटिंग कर दिया, देन यहाँ रिविटिंग, यहाँ रिविटिंग कर दिया। तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में मेरा ये पहले वाला केस जैसा है, बस यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, लग एंगल जोड़ दिए हैं। तो इसमें ए नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 हो जाएगा। और A1 प्लस के A2 होता है आपका, तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या है, 1 है, इसीलिए ए नेट इज इक्वल टू सिंपल क्या हुआ, A1 प्लस A2। A1 और A2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे मैंने आपको पिछले उसमें बताया था, ठीक है, पिछले कंडीशन में जो बताया था। तो इसमें इंपॉर्टेंट है आपका ये के का वैल्यू 1 आ जाता है, ठीक है। तो इन दिस केस आपका क्या होता है, शियर लेग इफेक्ट इज 0। इसमें जो, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे लग एंगल प्रोवाइड कर दिया, लग एंगल का काम ही है शियर लेग इफेक्ट को क्या करना, कम करना। तो शियर लेग इफेक्ट यहाँ पे 0 हो गया, इसलिए अनकनेक्टेड लेग यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, तो शियर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इक्वल लोड हो जाएगा, उसका जितना भी उस पर आएगा वो पूरा इक्वल पार्टिसिपेट करेगा, कुछ भी उसमें फैक्टर डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए के इज इक्वल टू हम लोग क्या लिए, यहाँ पे 1 लिए, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट केस देखते हैं। हमारा नेक्स्ट केस होगा, इफ टू एंगल कनेक्टेड बैक टू बैक ऑन द सेम साइड ऑफ गजट प्लेट, ठीक है। दो एंगल आपका कनेक्ट है, कैसा, बैक टू बैक, वो भी सेम साइड ऑफ द गजट प्लेट। तो इसमें आपका 2 केस बनता है। पहला केस इसमें आपका क्या होगा कि आपका इफ़ नॉट टैक रिवेटेड, कोई भी मैं टैक रिवेट मतलब एक्स्ट्रा रिवेट नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ मार्जिन के लिए, ठीक है।
और दूसरा केस होगा कि टैग रिविट प्रोवाइड करेंगे तब का केस, ठीक है। तो ये आपका पहला केस है जिसमें हम लोग टैग रिविट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक। तो पहले मैं इसका डायग्राम आपको समझा देती हूँ कैसा बनेगा। तो ये मान लीजिए मेरा क्या है, एक गजट प्लेट है। इसका डायग्राम थोड़ा बड़ा बनेगा, यहाँ पे आएगा नहीं। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डायग्राम मैं बताती हूँ आपको क्या हो जाएगा। तो देखिए, मान लीजिए ये मेरा क्या है, गजट प्लेट है, ठीक है। ये क्या है, गजट प्लेट है। देन इसमें हम लोग को कैसे करना है, सेम साइड ऑफ द गजट प्लेट प्रोवाइड करना है मेरे को एंगल सेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने एक एंगल सेक्शन प्रोवाइड किया, ठीक है, और एक एंगल सेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। इसको रिविट से मैंने क्या किया, कनेक्ट कर दिया, ठीक। यहाँ पे क्या किए हम लोग, रिविट से इसको एक यहाँ पे रिविट लगा दिए, यहाँ पे रिविटिंग कर दिया और यहाँ पे रिविटिंग कर दिया। अब क्या किए, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, टैग रिविट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये कैसा केस है कि इसमें टैग रिविट प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो उस टाइम पे मेरा ए नेट क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, A1 प्लस के इंटू A2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें के फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जो पहले वाले में था सेम वही 3A1 डिवाइडेड बाय 3A1 प्लस A2 हो जाएगा, जब आप टैग रिविट नहीं प्रोवाइड करोगे तब, ठीक। अब हम लोग का दूसरा केस है कि हम लोग क्या करेंगे, टैग रिविट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, टैग रिविट प्रोवाइड करेंगे। तो ये क्या है, मान लीजिए ये मेरा गजट प्लेट है। फिर इसमें हम लोग क्या लगा दिए, एंगल सेक्शन लगा दिए यहाँ पे। ये सेम साइड ऑफ द गजट प्लेट हमको लगाना है एंगल सेक्शन, ये। फिर इसको क्या किए, रिविट से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमको टैग रिविट भी प्रोवाइड करना है। तो टैग रिविट भी हमको प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरी एक और लाइन आएगी किसकी, टैग रिविटिंग की, ठीक है। तो ये डैश डैश से मैं इसको शो करती हूँ कि एक्स्ट्रा हम लोगों ने रिविट प्रोवाइड किया था, उसके बाद ही एक मार्जिन दे के यहाँ पे क्या किया, टैग रिविट और प्रोवाइड कर दिया, तो ये और अच्छे से फिक्स हो गया। तो उस केस में मेरा क्या हो जाएगा, ए नेट इज इक्वल टू 2A1 प्लस KA2, और यहाँ पे जो K फैक्टर है इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5A1 डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा, 5A1 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे A2 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हो जाएगा मेरा किसका वैल्यू, K का वैल्यू। अब ये केस से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि इसमें क्या है कि इन दिस केस अ कनेक्ट सेक्शन इज बिहेव लाइक अ सिंगल टी सेक्शन। इस डायग्राम को अगर मैं ऐसे सीधा कर दूं, ठीक है, ये जो मेरा डायग्राम है ऐसे, इसको मैं सीधा कर दूं, मतलब गजट प्लेट अगर मैं ऐसे प्रोवाइड कर दूं, इसमें ये मेरा क्या हो गया, ये गजट प्लेट हो गया। देन मैंने क्या किया, यहाँ पे एंगल सेक्शन से क्या किया, ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो ये मेरा किसके टाइप दिख रहा है, टी टाइप दिख रहा है, टी सेक्शन टाइप दिख रहा है यहाँ पे, टी सेक्शन टाइप। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग कि बिहेव लाइक अ सिंगल टी सेक्शन की तरह ये क्या करता है, बिहेव करता है, ठीक है। अब लास्ट कंडीशन हम लोग इसमें देखते हैं, हमारा लास्ट कंडीशन क्या होगा, 2 एंगल कनेक्टेड बैक टू बैक ऑन ईच साइड ऑफ द गजट प्लेट। अभी जो हम लोग केस देख रहे थे उसमें सेम साइड ऑफ द गजट प्लेट था, अभी गजट प्लेट के लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में हम लोग एंगल सेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें भी आपका 2 केस बनेगा, पहला केस आपका जब आप टैग रिविट नहीं प्रोवाइड करोगे तब, और दूसरा केस आपका जब आप टैग रिविट प्रोवाइड करोगे तब, ठीक है। तो पहला केस कि जब हम लोग टैग रिविट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस टाइम हमारा डायग्राम कुछ कैसा दिखेगा, ये हमारा क्या है, गजट प्लेट है मान लीजिए, ठीक है। ये हमारा गजट प्लेट है और इसके दोनों साइड हम लोगों ने क्या किया है, एंगल सेक्शन क्या किया है, कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। ये दोनों साइड क्या किया, एंगल सेक्शन कनेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने क्या कर दिया, सिंपल रिविटिंग की है। अभी यहाँ पे मैं टैग रिविट की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक। तो उस केस में मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक एंगल सेक्शन ये हो गया, एक एंगल सेक्शन ये, इसलिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, जहाँ भी हम लोग 2 एंगल सेक्शन का यूज़ करेंगे वहाँ पे हमारा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा नेट एरिया में, ठीक है। तो 2A1 प्लस क्या हो गया, ये आपका A2 हो गया। अब यहाँ पे हमको K फाइंड करना रहता है, तो K इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, 3A1 डिवाइडेड बाय 3A1 प्लस A2 हो गया, ठीक है। ये मेरा K का वैल्यू फाइंड हो गया। उसके बाद हम लोग नेट एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक। अब इसी के मैं दूसरे केस की बात करूं तो मेरा दूसरा केस क्या होता है इसका कि इफ़ टैग रिविटेड इज प्रोवाइडेड। तो दूसरे केस में हम लोग क्या करेंगे, दूसरे केस में हम लोग क्या करेंगे, टैग रिविट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो दूसरे केस में टैग रिविट प्रोवाइड करेंगे, तो ये आपका क्या हो गया, गजट प्लेट हो गया।
ये आपका क्या हो गया, गज़ट प्लेट हो गया, ठीक है। इसके बाद इसको मैंने क्या किया, एंगल सेक्शन से कनेक्ट किया, तो एक एंगल सेक्शन इस साइड हो गया मेरा और एक एंगल सेक्शन मेरा इस साइड हो गया, ठीक है। ये दो एंगल सेक्शन है। अब यहाँ पे सिंपल रिवेटिंग की, उसके बाद एक और रिवेटिंग की जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चल रहे हैं, टैक रिवेटिंग, ठीक है। ये मेरा क्या कहलाएगा, टैक रिवेटिंग कहलाएगा। तो इस टैक रिवेटिंग को जब देंगे, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए नेट इज इक्वल टू, तो दो एंगल है इसलिए 2 A1 प्लस KA2। अब यहाँ पे A1 के की वैल्यू क्या हो जाएगी, A1 और A2 तो वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे पहले किया, तो K का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाता है, ठीक है। तो A नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें आपका 2A1 प्लस A2, ठीक। तो इसमें क्वेश्चन पूछता है आपको कि सबसे आपका टेंशन मेंबर में जब हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो सबसे स्ट्रॉन्ग और बेस्ट कनेक्शन कौन सा होता है, सबसे बेस्ट और स्ट्रॉन्ग, तो ये आपका होता है कि कौन से कनेक्शन को आप बेस्ट और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बोलोगे, इफ़ टू एंगल कनेक्टेड बैक टू बैक ऑन ईच साइड ऑफ द गज़ट प्लेट एंड टैक रिवेटेड इज प्रोवाइडेड, उसके साथ आप टैक रिवेट प्रोवाइड करोगे तो वो आपका क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन होगा और सबसे बेस्ट सेक्शन होगा। एई के पेपर में बार बार ये क्वेश्चन पूछा है, आपसे एक दो बार पूछा है, ठीक है। तो ये मेरा डिफरेंट केस हो गया, 4 केस हो गया और 2 के सब केस थे, ठीक है। ये केस इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक बचा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा डिज़ाइन ऑन टेंशन मेंबर बेस्ड ऑन एलएसएम। अब हम लोग टेंशन मेंबर का जो डिज़ाइन देखेंगे वो किससे देखेंगे, एलएसएम। अभी तक जो था वो आपका डब्ल्यूएसएम का था। एलएसएम की बात करूँ तो इससे डायरेक्ट यहाँ थ्योरी से ही क्वेश्चन बन जाते हैं, एई के पेपर में डायरेक्ट थ्योरी से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। डिज़ाइन ऑन टेंशन मेंबर बेस्ड ऑन एलएसएम इज डिपेंड्स ऑन, तो किस पे डिपेंड करता है ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार राजस्थान जेई में भी ये पेपर पूछ चुका है आपके डिग्री वाले पेपर में, देन आपका ये एससीएस में भी पूछ चुका है। तो यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन, पूरा लाइन पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे घुमा देता है, क्या लिख देता है आपको ऑप्शन में, यील्डिंग ऑफ नेट सेक्शन लिख देगा, तो आपका गलत हो जाएगा, इसलिए आपको पूरा लाइन टू लाइन याद होना चाहिए। तो यील्डिंग ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, ग्रॉस सेक्शन, देन रप्चर ऑफ नेट सेक्शन, देन शियर बेस्ड ऑन ब्लॉक शियर फेलियर। तो देखिए ब्लॉक शियर फेलियर किसका होगा आपका, डिज़ाइन बेस्ड ऑन ब्लॉक शियर फेलियर। तो ब्लॉक शियर फेलियर के लिए डिज़ाइन करेंगे, देन आपका नेट सेक्शन किसका लेंगे, रप्चर का नेट सेक्शन लेंगे, एंड ग्रॉस सेक्शन किसका लेंगे, यील्डिंग का लेंगे, ठीक है। तो ये आपको लाइन टू लाइन याद होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।